and welcome back to Instant Studies. Here we are going to start chapter number 4, that is Cities, Cottage Industries and Industries of the British period. India remained economically prosperous till the 18th century. इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली मीन्स फाइनेंशियली आर्थिक रूप से प्रॉस्परस रहा. कब तक? टिल द 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी की बात हो रही है. टिल 18th सेंचुरी इकोनॉमिकली इंडिया जो है वो प्रॉस्परस रहा. द ब्रिटिश कंपनी टर्न द कॉटेज इंडस्ट्री, handicraft industry and the trade of developing India into a miserable condition in 100 years of their rule. तो 100 सालों के उन्होंने अपने शासन में यानी ब्रिटिश कंपनी ने 100 साल के अपने शासन में अपने रूल टाइम पे क्या किया इन लोगों ने? कॉटेज इंडस्ट्रीज़, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, इन सबको टर्न्ड इनटू अ मिजरेबल कंडीशन, दयनीय कंडीशन में बदल दिया. ठीक है, हर जगह पे इन्होंने ऐसा किया था. जैसे ट्रेड ऑफ डेवलपिंग इंडिया का जो ट्रेड है उसकी भी कंडीशन लोगों ने मिजरेबल बना दी, यानी बहुत ही दयनीय बना दी. द ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स फॉर द इंडस्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? इंग्लैंड के लिए. ईस्ट इंडिया कंपनी आई कहाँ से थी? इंग्लैंड से आई थी. तो इंग्लैंड के लिए उन्होंने क्या किया? क्रिएटेड अ ह्यूज मार्केट. इंग्लैंड के लिए उन्होंने एक ह्यूज मार्केट क्रिएट किया. किसके लिए था वो मार्केट? फॉर रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए गुड्स और रॉ मटेरियल्स, इन सब के लिए उन्होंने क्या किया? एक ह्यूज मार्केट क्रिएट किया, इंडिया के लिए किया. ठीक है, दिस लेड टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज होती क्या हैं. ठीक है, जैसे गृह उद्योग के बारे में सुना होगा, है ना आप लोगों ने. तो लोग अपने घरों पर ही बिजनेस होता है या इंडस्ट्रीज होती है, घर पर ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिसकी, उसको हम कह सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज. ओके, जैसे वीविंग वगैरह हो गया, ये सब प्रोसेस घर पे हो जाती है ना. ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब की जो कंडीशन है वो मिजरेबल सी बना दी थी ब्रिटिशर्स ने. अब यहाँ पर ये भी मेंशन है, दिस लेड टू द मिजरेबल कंडीशन ऑफ इंडियाज कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर का भी यही हाल हो गया था. विच लैड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियन विलेजेस. तो इससे क्या होता था कि जो इंडियन विलेजेस हैं, यानी इंडिया के जो विलेजेस हैं, गांव वगैरह हैं, वो सब कोलैप्स मीन्स उनका पतन होता जा रहा था. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम अलोंग विथ अदर सिटीज़ दिल्ली ऑल्सो फ्लरिश्ड. और इस टाइम पे बाकी सिटीज़ के साथ साथ दिल्ली का भी फ्लरिश मीन्स विकास होता जा रहा था. Transformation of old cities and establishment of new cities. During the British rule, many old cities underwent transformation and new cities developed rapidly. तो ब्रिटिश रूल के दौरान क्या हुआ? Many old cities, बहुत सारी old cities जो थी, underwent transformation. उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनका बदलाव हो गया, उनमें बदलाव आ गया. एंड न्यू सिटीज़ डेवलप्ड रैपिडली. और जो न्यू सिटीज़ थी वो उनका डेवलपमेंट रैपिडली मतलब फटाफट से होने लगा. ठीक है, दीज न्यू सिटीज़ डेवलप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये जो न्यू सिटीज़ थी इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा था? एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसे हो रहा था. किस किस की? ट्रेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता था, फिर इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट, रैपिडली लिखा है तो फटाफट से उनका डेवलपमेंट हो रहा था. मेट्रोस लाइक कोलकाता, सूरत, मद्रास यानी चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चेंज. तो ये सब क्या है? इस चेंज के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, मेट्रोस लिखा है यानी कोलकाता में मेट्रोस आ गई है, मद्रास में है, सूरत में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, अहमदाबाद में भी है, इंदौर में है. तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इस चेंज. टुडेज मुंबई वॉज एन आइलैंड अर्लियर. तो अभी का जो मुंबई है वो पहले क्या था? एक आइलैंड था. ठीक है, ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स टू वॉज मैरिड टू अ पोर्टुगीज प्रिंसेस. अब ब्रिटिश एम्परर थे एक चार्ल्स टू. ठीक है, उन्होंने क्या किया? ही वॉज मैरिड टू अ पोर्टुगीज प्रिंसेस. उन्होंने शादी किसके साथ की? एक पोर्टुगीज प्रिंसेस के साथ. ठीक है, द पोर्टुगीज गेव मुंबई आइलैंड एज अ डाउरी टू द
ब्रिटिश प्रिंस। अब पोर्टुगीज़ ने क्या किया, मुंबई आइलैंड जो है वो एज अ डावरी यानी एज अ दहेज में किसको दिया, इन ब्रिटिश प्रिंस को दे दिया। ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनी took it on lease from the British Emperor at a nominal rate of 10 pounds। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, यही मुंबई आइलैंड लीज पर ले लिया उन ब्रिटिश एम्परर से, कितने में लिया, एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 10 पाउंड्स। समझ में आ रही है पूरी स्टोरी। जो ब्रिटिश एम्परर हैं चार्ल्स टू, उन्होंने एक पोर्टुगीज़ प्रिंसेस के साथ शादी की, उसके बाद पोर्टुगीज़ ने मुंबई आइलैंड डावरी में इन ब्रिटिश प्रिंस को दे दिया, चार्ल्स टू को दे दिया। ओके, ये जो एम्परर हैं ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स टू, इनको मिल गया। और फिर इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स टू से ये मुंबई का जो आइलैंड है, यानी मुंबई आइलैंड है सॉरी, इसको लीज पर ले लिया एट अ नॉमिनल रेट ऑफ 10 पाउंड्स। द कंपनी डेवलप्ड मुंबई एज अ नेचुरल पोर्ट एंड सिटी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, डेवलप्ड मुंबई एज अ नेचुरल पोर्ट। ठीक है, डेवलप किया मुंबई का एज अ नेचुरल पोर्ट एंड अ सिटी विच टुडे इज एन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब। और अभी मुंबई को इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल हब बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ हैं, है ना, इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग वहाँ पे होती रहती है, इसीलिए उसे कमर्शियल हब भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सूरत इज़ वेरीड, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। अब सूरत की हिस्ट्री बहुत ही वैरिड है, मतलब डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग भी है और एक्साइटिंग भी है। इन 1573 AD द मुगल एम्परर अकबर कॉन्कर्ड सूरत। 1573 AD में क्या हुआ, मुगल एम्परर अकबर जी ने क्या किया, कॉन्कर्ड सूरत। ठीक है, सूरत को कॉन्कर किया, जीत लिया। ओके, उसके बाद सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान वेस्टर्न इंडिया का कमर्शियल सेंटर, इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर था सूरत। ओके, क्या है, अभी थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1573 में मुगल एम्परर अकबर जी ने क्या किया, सूरत को कॉन्कर्ड किया, मतलब जीत लिया। ओके, और सूरत जो है वो इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है वेस्टर्न इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था मुगल पीरियड के दौरान। ओके, सूरत वॉज एन इंटरनेशनल पोर्ट, और सूरत एक इंटरनेशनल पोर्ट था। पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस एंड कास्ट लिव्ड देयर। वहाँ पे हर जाति के और हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे। ओके, लिव्ड देयर मतलब वहाँ पर थे। एट दैट टाइम सूरत वॉज फेमस फॉर झरी वर्क डन ऑन क्लोथ। जो झरी वर्क किया जाता है क्लोथ्स पे, उसमें सूरत बहुत ही फेमस। पॉट वॉज एस्टाब्लिश्ड हियर बाय द ब्रिटिश इन द 17th सेंचुरी। तो पहला पॉट जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एस्टाब्लिश किया था। कब किया था, तो 17th century. Surat had warehouses and factories of the Portuguese, the Dutch and the British during that time. ओके, सूरत में वेयर हाउसेस भी थे, फैक्ट्रीज भी थी। किस किस की थी, तो पोर्टुगीज़ की थी, डचेस की थी, ब्रिटिशर्स की भी थी ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम के दौरान। ओके, इवन टुडे सूरत इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर। सूरत भी इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर माना जाता है। In the same way, a fort was established at Masulipatanam on the east coast. Afterwards, the British established Fort St. George in Madras, that means Chennai, in 1640 AD. In the same way means बिल्कुल इसी तरह से a fort was established, एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था एट मासुलीपट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट मतलब ईस्ट के किनारे पे। ओके, एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, और उसके बाद यानी आफ्टरवर्ड्स द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। मद्रास में इस नाम का, सेंट जॉर्ज नाम का एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। कब, 1640 AD में। ओवर द टाइम मद्रास, नाउ चेन्नई सिटी हैज़ डेवलप्ड अराउंड इट। ओवर द टाइम मीन समय के साथ साथ मद्रास सिटी जो है वो इसके आसपास डेवलप हो गई। इन 1690 AD द ब्रिटिश गॉट द लैंड ओनरशिप ऑफ 3 विलेजेस नेम्ड सूतनाती, कालीघट एंड गोविंदपुर।
1698 AD में क्या हुआ, ब्रिटिश जो हैं उनको लैंड की ओनरशिप मिल गई। कहाँ कहाँ की, 3 विलेजेस की, जिसका नाम क्या है, सोतनती, कालीगढ़ और गोविंदपुर। इन तीनों विलेजेस की लैंड ओनरशिप ब्रिटिशर्स को मिल गई इन 1698 AD। द कंपनी बिल्ट अ फोर्ट देयर, कंपनी ने वहाँ पे क्या किया, फोर्ट बिल्ट किया यानी किला बंधवाया। एंड एस्टेब्लिश्ड अ कॉलोनी एंड नेम्ड इट फोर्ट विलियम, और वहाँ पे कॉलोनी इस्टेब्लिश की, उसे नाम दिया फोर्ट विलियम। दिस एरिया लेटर डेवलप्ड एज द सिटी ऑफ कोलकाता, और यही एरिया बाद में डेवलप हुआ एज अ कोलकाता सिटी। The British developed Mumbai, Madras, Calcutta as trading posts, which became the metropolises of modern India. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इन सबको एज अ ट्रेडिंग पोस्ट डेवलप किया था, और ये सब अभी क्या बन गई हैं, मॉडर्न इंडिया की मेट्रोपोलिस, मीन्स महानगर बन गए हैं। न्यू कैपिटल दिल्ली। At present, you see Delhi as the capital of modern India, which was once the capital city of the Sultanate and Mughal rule. तो अभी at present आप देख सकते हो कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। विच वॉज वंस द कैपिटल सिटी ऑफ द सल्तनत एंड मुगल रूल, सल्तनत और मुगल रूल के लिए भी कैपिटल सिटी दिल्ली ही थी। द ब्रिटिश कॉन्कर्ड दिल्ली फ्रॉम द मद्रास इन 1803 AD and moved the capital from Kolkata to Delhi. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दिल्ली को कॉन्कर्ड किया फ्रॉम मद्रास, ओके। कब किया था, 1803 AD में। एंड देन क्या हुआ, कोलकाता से दिल्ली बन गई अब कैपिटल सिटी। इन 1911 AD दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू दिल्ली। 1911 में उन्होंने क्या किया, दिल्ली का, न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, विच इज़ टुडे अ ब्यूटिफुल मेट्रोपोलिस एंड कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और अभी हम देख सकते हैं कि दिल्ली जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल मेट्रोपोलिस, मीन्स एक सुंदर सा महानगर है और राजधानी भी है हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की। द ब्रिटिश वांटेड टू मेक मॉडर्न दिल्ली एज देयर आइडेंटिटी। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मॉडर्न दिल्ली को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। हैंस सम ऑफ द ओल्ड कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिल्ली सच एज फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, गार्डन्स, मॉस्क एट्सेट्रा वर डिमोलिश्ड बाय द ब्रिटिश टू मेक अ सेफ सिटी फॉर दैम, ओके। तो वो लोग क्या करना चाहते थे, आइडेंटिटी बनाना चाहते थे मॉडर्न दिल्ली को अपनी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं दिल्ली के, जैसे कि फोर्ट हो गया, किले हो गए, फिर बिल्डिंग्स हैं, गार्डन्स हैं, मॉस्क मीन्स मस्जिदें हो गई, इन सबको डिमोलिश कर दिया ब्रिटिशर्स ने टू मेक अ सेफ सिटी फॉर दैम, उनके लिए सेफ सिटी बनाने के लिए। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेलवे दिल्ली बिगिन टू एक्सपांड बियॉन्ड द फोर्ट। जब रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद दिल्ली बिगिन टू एक्सपांड बियॉन्ड द फोर्ट, फोर्ट के आगे भी एक्सपांड करने लगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट डे न्यू दिल्ली बिगिन in the Raisin Hills area in the south of Old Delhi. ओल्ड दिल्ली के जो साउथ में रेजिन हिल्स एरिया था वहाँ पे प्रेजेंट डे मीन्स अभी के न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। एक बार फिर से ध्यान से सुनो, ओल्ड दिल्ली का जो साउथर्न पार्ट है, ओके, ओल्ड दिल्ली के साउथ साइड जो रेजिन हिल्स थी वहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। प्रेजेंट डे के न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन वहाँ से स्टार्ट किया गया। एडवर्ड Lutyens and Herbert Becker were entrusted with the design work of New Delhi. तो इन दोनों को काम सौंपा गया था। ये दो नाम थोड़े टिपिकल लग रहे हैं, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बैकर। इन दोनों को ये काम सौंपा गया था कि न्यू दिल्ली का आपको वर्क डिज़ाइन करना है, ओके। डिज़ाइनिंग वर्क इनको दिया गया था। इन न्यू दिल्ली द वाइसरॉयज हाउस was built along with memorable buildings like Rajpath Marg, government administration buildings and the secretariat. तो नई दिल्ली में वाइसरॉयज हाउस यानी अभी का राष्ट्रपति भवन, ओके, वाइसरॉयज हाउस बनाया गया यानी अभी का राष्ट्रपति भवन। आपको ऊपर पिक्चर दिख रहा होगा, आपकी बुक में भी आप देख सकते हो। वॉज बिल्ट अलोंग, यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। यहाँ एक बार फिर से दिखा देते हैं। You can see the picture of राष्ट्रपति भवन here, okay? इसके बाद सेक्रेटरीट भी है, सचिवालय भी है, ये आपको नीचे दिख रहा है ना। तो न्यू दिल्ली में वाइसरॉयज हाउस यानी राष्ट्रपति भवन बनाया गया।
अलोंग विथ उसके साथ साथ मेमोरेबल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जैसे कि राजपथ मार्ग है, फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स कुछ बनाई गई थी, और सेक्रेटरीट मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है आपको सचिवालय बनाया गया था। इट टुक अबाउट 20 years टू बिल्ड न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली के बिल्डअप में 20 years लग गए।